हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम अ जोलॉजी एजुकेटर। नीट 2026 और क्लास 12th की अगर बात करूं तो देयर इज़ अ पॉलिसी, मतलब ऐसा हो सकता है कि पॉलिसी बने और आप लोगों के नीट के एग्ज़ाम में सिर्फ क्लास 12th का सिलेबस आए। और अगर नहीं भी आएगा तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि इस साल अगर 2025 का पेपर देखा जाए तो इस साल 12th के पोर्शन से बायोलॉजी में ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं कंपैरेटिवली टू योर क्लास 11th का पोर्शन। अगर हम लोग देखते हैं बेटा जी कि जब मैं क्लास 12th के बोर्ड के साथ साथ मैं क्लास 11th को भी मेरे को साथ लेके चलना है, क्योंकि मुझे क्या देना है, मुझे नीट 2026 का पेपर देना है, जिसमें अभी तक के सिलेबस के अकॉर्डिंग नीट 2026 में आपका क्लास 11th भी है, क्लास 12th भी है, तो मुझे दोनों पे ध्यान देना होगा। अब एक जो बच्चे ना बहुत 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 ज़्यादा गलती करते हैं एक चीज़ में, वो है कि जब मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, है ना, मुझे सबसे पहले अपना सिलेबस पता होना चाहिए, वो आप सबको पता है। दूसरी चीज, सिलेबस के अलावा मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं, मेरे जो प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर टॉपिक्स होने चाहिए ना वो कौन से हैं, मुझे ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर मुझे ये चीज़ पता है और मैं उसके हिसाब से अपनी पूरी प्लानिंग करती हूँ, अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बनाती हूँ, तो मेरे चांस टू गेट अ कॉलेज, गेट अ सिलेक्शन इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बढ़ेंगे, है ना। और अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम का ही बताऊँ ना यार, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लो कि अगर आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए और आप एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, तो आपके दिमाग में ये फिट हो जाना चाहिए कि आपकी जो रैंक होनी चाहिए 20,000 के अंदर होनी चाहिए, तभी आपको कॉलेज मिलेगा, वरना आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली इस बार आपसे ये चीज बोल रही हूँ, ठीक है। तो जो 22-23 लाख बच्चा पेपर देता है, उनमें से 20,000 में से आपको होना चाहिए, तभी आप ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बेटा, तभी कुछ हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो प्रायोरिटीज़ है उसको सेट करिए। प्रायोरिटीज़ आपके चैप्टर्स में भी होंगी, प्रायोरिटीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और अगर आप बोलोगे कि मैम प्रायोरिटी बता दो, मैं इसी वीडियो में प्रायोरिटी भी बता दूंगी कि यार ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। बट आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपके लिए सारे चैप्टर्स आर इम्पॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट है, पढ़ना सब है, छोड़ना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी वाला है उसको छोड़ दिया, नहीं, नो, नेवर, नको, बिल्कुल नहीं। आपको वो सारे चैप्टर्स करने हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि यार ये सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी वाला चैप्टर है, हाई वेटेज वाला चैप्टर है, इसका मतलब है इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो मैं इस पे अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करूंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी सबकी है, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन इस वाले टॉपिक पे थोड़ा और ध्यान देना है। तो मैं आपको लेट्स गेट स्टार्टेड, मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से चैप्टर है। सबसे पहले अगर मैं क्लास 11th की बात करती हूँ तो आपकी पहली यूनिट आती है लिविंग वर्ल्ड वाली, है ना, जिसमें लिविंग वर्ल्ड है, जिससे अब तक अभी कोई क्वेश्चन आता नहीं है पिछले कुछ सालों से। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, कम कम क्वेश्चन आते हैं। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपका अगर मैं चारों में से देखूँ तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बनता है ना, वो बनता है एनिमल किंगडम। इधर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत कुछ क्रैम करने को है इसमें, तो टाइम भी लगता है, ठीक है। फिर आपका प्लांट ग्रोथ वाले चैप्टर से क्वेश्चन आता है, जो आपकी प्लांट फिजियोलॉजी में से, ये इंपॉर्टेंट है। सेल वाले चैप्टर से हर साल बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सेल साइकिल वाले चैप्टर से इस साल ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन हर साल इसका जो मेजर रहता है 5-6 क्वेश्चन का रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स की हो, तो ये जो पूरी यूनिट है ना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर मैं देखूं एज अ होल यूनिट, जो आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी है बेटा जी, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी इज एन इंपॉर्टेंट यूनिट। एटलीस्ट लास्ट ईयर तक हम लोगों को ये लग रहा था, बट दिस ईयर इस पूरी यूनिट से 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनका 7 नंबर भी नीट में बहुत ज्यादा नंबर है। मैं आपको बता रही हूँ, 7 क्वेश्चंस नीट में बहुत बड़ा नंबर है। बट इसमें चैप्टर क्या है, 6 है। 6 चैप्टर में से जो मैक्सिमम क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं बॉडी फ्लूइड से पूछे जाते हैं और लोकोमोशन से पूछे जाते हैं। बट एज अ यूनिट, पूरी यूनिट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसकी इस क्लास 11th की बायोलॉजी को बाइफरकेट करोगे और आप देखोगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी, सेल साइकिल वाली यूनिट है। सेल साइकिल के बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद एनाटमी वाली यूनिट है, मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, फिर आपकी प्लांट फिजियोलॉजी, और लास्ट में आपकी फर्स्ट वाली यूनिट है एनिमल किंगडम वाली,
ठीक है, ऐसे करके आपको पूरा का पूरा बाइफर्केशन, क्योंकि किस में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसके बेसिस में मैं आपको बता रही हूँ। सिमिलरली अगर मैं क्लास 12th की बात करूंगी बेटा जी, तो क्लास 12th अगर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट इज योर बायोटेक वाली यूनिट। दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट, 2 चैप्टर हैं खाली और 2 चैप्टर से 10 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर आपको ये 2 चैप्टर देके जाते हैं। इसके बाद आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट इज जेनेटिक्स, 3 चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस, जेनेटिक्स और तीसरा है एवोल्यूशन। तीनों को मिला के अच्छा खासा 12 या 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन, 2 चैप्टर से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पर 3 चैप्टर से 12 क्वेश्चन के अराउंड पूछे जाते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट यूनिट आती है आपकी रिप्रोडक्शन, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फिर सबसे कम क्वेश्चन आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। फिर आता है आपका इकोलॉजी वाली यूनिट। इस यूनिट से, ये यूनिट ऐसी यूनिट है जो आपको क्रैम करनी है, आपको समझनी पड़ेगी, तभी आप इसके आंसर दे पाओगे, है ना। इनफैक्ट इन योर क्लास 12th बोर्ड्स आपके जो केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इससे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और कोई बच्चों को आइडिया नहीं होता कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आपकी इंपॉर्टेंट है। देन आपकी लास्ट में माइक्रोब्स वाली है। ठीक है, तो अगर मैं नीट के हिसाब से रैंक करूं, आई वुड से ये आपकी प्रायोरिटी 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड दिस विल बी दी प्रायोरिटी 5। सो ये आपको जो प्रायोरिटी ऑर्डर है फॉलो करना है, आपको पढ़ना सब है। यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग। बिना पढ़े काम नहीं चलेगा, ये सोच के काम नहीं चलेगा कि यार ये वाला चैप्टर कर लेती हूँ, ये वाला रहने देती हूँ, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो आपको हर एक चैप्टर बहुत अच्छे से करना चाहिए, हर एक चैप्टर आप बहुत अच्छे से करेंगे और हर एक चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करेंगे। एज एन आप ये मान के चलिए कि आपको हर एक चैप्टर के बाद कम से कम 150 क्वेश्चन उस चैप्टर के लगाने हैं, इससे ज्यादा ही रखो, है ना। 150 मिनिमम लगाने ही लगाने हैं, तभी काम बन पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली मैं आपको बोल रही हूँ, तो इन चीज़ों पे ध्यान दो एंड ऑल द बेस्ट। और अभी भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ आ रहा मैम, क्योंकि इस बार एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर पढ़ना है, तो हमारे अचीवर्स बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर जितना ज़रूरत है उतना आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और आप कोड यूज कर सकते हो फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, दैट इज ZBBS। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।